दोस्तों नमस्कार। आज हम बैंकों में नॉमिनेशन फैसिलिटी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं बी कुमार और आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। इस चैनल में हम बैंक से संबंधित जानकारी वीडियो द्वारा लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है हमारा आप लोगों से। वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। पहले भी कई वीडियो देख चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं विषय वस्तु पर, वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी इन बैंक्स। दोस्तों, बैंक में पहले नॉमिनेशन फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं थी, जिसका परिणाम ये होता था कि कोई डिपॉजिटर या लॉकर होल्डर या सेफ कस्टडी आर्टिकल में जिसका सामान पड़ा हुआ है उसका इंतकाल हो गया तो उसके लीगल हेयर्स को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, दुनिया भर का फॉर्म वगैरह, कोर्ट कचहरी का चक्कर। जबकि इंश्योरेंस मतलब उन दिनों तो LIC था खाली और दूसरा कुछ था नहीं, तो उसमें व्यवस्था हो चुकी थी। तो सरकार ने इस बात को अनुभव किया और 85 में 29 मार्च 85 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करके या एडिशन करके नॉमिनेशन की व्यवस्था की गई और तब से नॉमिनेशन बैंक में चालू हो गया 85 से। उससे पहले नॉमिनेशन नहीं था। और ये नॉमिनेशन जो बैंक में चलता है, ये चलता है नॉमिनेशन प्रोसीजर्स आर एज पर बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985। चूँकि 1985 में ये आया इसीलिए 85 इसको कहा जाता है। बैंक में नॉमिनेशन फैसिलिटी किन प्रकार की चीज़ों के लिए उपलब्ध है? तो सबसे पहले तो है डिपॉजिट अकाउंट, उसके बाद है सेफ कस्टडी आर्टिकल अकाउंट, उसके बाद सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ कस्टडी आर्टिकल के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बताया था। सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल दोनों अलग अलग बात है, दोनों एक ही बात नहीं है। आज फिर से बताता हूँ। सेफ डिपॉजिट लॉकर आप लोग ब्रांच में देखते होंगे कि एक लॉकर अलॉट करता है बैंक, लोग अपना सामान उसमें डालते हैं, ले जाते हैं, खोलते हैं। कुछ नियम कानून है, कितना बार खोल सकते हैं, कुछ सिग्नेचर वगैरह करके। सेफ कस्टडी आर्टिकल इससे भिन्न है। इसमें कोई व्यक्ति या कोई कस्टमर कोई चीज़ सुरक्षित रखना चाहता है तो वो उसको बाज़ाब्ता सील कर देता है। सील करने के बाद बैंक को दे देता है कि आप इसको संभाल के रखिए। बैंक उसको संभाल के स्ट्रॉन्ग रूम में रखता है और उसको सेफ कस्टडी आर्टिकल का रिसीट इशू कर देता है। हमने एक दिन उदाहरण भी दिया था बैंक के कीज के बारे में, तो उसको बोलते हैं सेफ कस्टडी आर्टिकल। डिपॉजिट अकाउंट हम सभी जानते हैं और सेफ डिपॉजिट लॉकर से भी हम सबों को पाला पड़ता ही रहता है। अब जो है ये जो एडिशन किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, उसमें एक सेक्शन 45Z है। उसमें एडिशन किया 45A से लेके 45F तक, ABCDEF, और उसके बाद बैंक में नॉमिनेशन काम करने लगा। अब अकाउंट कैसा कैसा होता है हमने बताया। डिपॉजिट होता है, सेफ कस्टडी होता है और लॉकर होता है। तो डिपॉजिट की चर्चा सेक्शन 45ZA में की गई है। नेचर ऑफ एक रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनेशन के लिए। ZB में चर्चा की गई है पे डिलीवरी के लिए। पे डिलीवरी ओनली टू द नॉमिनी, मतलब नॉमिनी को हम पे करेंगे उसके लिए। ये डिपॉजिट के बारे में। सेफ कस्टडी में उसी तरह 45ZC से 45ZD तक की गई है। और लॉकर के बारे में 45ZE से लेके 45ZF तक की गई है। तो इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मोटे तौर पर समझना है कि किस तरह ये आया। अब जो है नॉमिनी जो है कितना हो सकता है,
सबसे पहले तो हम इसको आगे जानेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म क्या क्या होता है। इसमें एक बात कहना जरूरी है कि एक आदमी अपना नॉमिनेशन रजिस्टर कराएगा, उसको जब चाहे वो वैरी कर सकता है, जब चाहे वो कैंसिल कर सकता है। एक तो नॉमिनेशन करा दिया ए के फेवर में, कल को उसको लगता है नहीं ए के फेवर में नहीं रहेगा, ये बी के फेवर में रहेगा, तो बी के फेवर में करा देगा, उसको वेरिएशन करते हैं। कभी उसको लगेगा कि नहीं हम नॉमिनी वगैरह रखेंगे ही नहीं, सबको कैंसिल कर देगा, उसी को बोलते हैं कैंसिलेशन। ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन, वेरिएशन और कैंसिलेशन की। डिपॉजिट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म होता है उसको DA1 कहते हैं, और कैंसिलेशन के लिए जो होता है उसको फॉर्म का नाम है DA2। ये गवर्नमेंट का नामकरण है, बैंक की मर्जी से इसका नाम नहीं होता है। तो DA1 हो गया, DA2 हो गया कैंसिलेशन के लिए, और वेरिएशन के लिए हो गया DA3। ये हो गया डिपॉजिट के बारे में। सेफ कस्टडी के बारे में SC1, उसी तरह कैंसिलेशन के लिए SC2, और उसी तरह वेरिएशन के लिए SC3। सेफ डिपॉजिट लॉकर के बारे में SL1, फिर वेरिएशन कैंसिलेशन SL2 और वेरिएशन SL3। बाद में इसमें थोड़ा और संशोधन हुआ और कहा गया कि नॉमिनेशन कंपलसरी होगा। मतलब ये बैंकर का दायित्व है कि कोई इंडिविजुअल डिपॉजिटर अगर डिपॉजिट अकाउंट हमारे यहाँ खोलता है तो हम उससे नॉमिनेशन करा लें। उसके बाद भी कोई डिपॉजिटर ये चाहता है कि नहीं मुझे नॉमिनेशन तो करना ही नहीं है, तो हमको इस बाबत डिपॉजिटर से लिखवा के लेना है। तो बैंक नॉर्मली क्या करता है, आजकल जो है नॉमिनेशन का फॉर्म जो है DA1 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही छाप दिया जाता है सारे बैंकों में करीब, और उसी में नॉमिनेशन ले लिया जाता है। तो बैंक क्या करता है, अलग से कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि मुझे नॉमिनेशन नहीं करना है, तो नॉमिनेशन का जो फॉर्मेट है जिसमें नॉमिनेशन किया जाता है, रजिस्टर करवाया जाता है, उसको क्या करता है, स्ट्रक कर देता है, मतलब उसको काट देता है और उसका सिग्नेचर करा लेता है डिपॉजिटर का, मतलब ऑथेंटिकेट करा लेता है। इससे यह मालूम होता है कि उसको नॉमिनेशन नहीं करना है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेशन कंपलसरी है, हमको करवाना ही होगा। किसी को नहीं कराना है तो हमको लिख के देगा कि हमको नहीं कराना है, तभी काम चलेगा। अब डिपॉजिट अकाउंट के नॉमिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट्स। नॉमिनेशन के बारे में हम ये जानेंगे कि नॉमिनेशन हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट में ही होता है, चाहे वो सिंगल हो या ज्वाइंट हो, लेकिन अकाउंट इंडिविजुअल होना चाहिए। और नॉमिनी भी जो होता है वो भी इंडिविजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें हमको नॉमिनेशन करना है, एक कंपनी है उसमें नॉमिनेशन करना है, ट्रस्ट है उसमें नॉमिनेशन करना है, या सिंगल अकाउंट है, मिस्टर ए एक आदमी है वो कहता है फना ट्रस्ट के फेवर में हम नॉमिनेशन कर देंगे, कंपनी के फेवर में नॉमिनेशन कर देंगे, ये सब नहीं होगा। मतलब नॉमिनेशन के लिए अकाउंट सिंगल होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए, सिंगल नहीं इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए। वो सिंगली हो या 2-3 आदमी करके हो, ज़्यादा आदमी करके हो, तो अकाउंट भी होना चाहिए इंडिविजुअल, और नॉमिनी क्या होना चाहिए, वो भी इंडिविजुअल होना चाहिए। अब है कि कितना नॉमिनी हो सकता है। हाँ, इसमें एक बात है, पार्टनरशिप अकाउंट जो है उसको इंडिविजुअल अकाउंट जैसा ही समझा गया है। तो पार्टनरशिप नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट ही समझा गया है, इसलिए प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में नॉमिनेशन पॉसिबल है। ये सेविंग्स अकाउंट में होगा नॉमिनेशन, करेंट अकाउंट में होगा अगर वो इंडिविजुअल है, तो NRE में होगा, FCNR में होगा, NRO में होगा, सारे अकाउंट में होगा। और नॉमिनी जो है NRI भी हो सकता है। मान लीजिए कोई किसी को नॉमिनी बनाना चाहता है और बाहर में रहता है तो वो भी नॉमिनी हो सकता है। जॉइंट अकाउंट के केस में क्या होना चाहिए, ये नॉमिनेशन का फॉर्म जो है ऑल जॉइंट डिपॉजिटर जो है साइन करेगा। अब है कि नॉमिनी कितना होगा,
नॉमिनी के बारे में कहा गया है कि ये नॉर्मली एक ही होगा, नॉर्मली एक ही होगा। वो डिपॉजिट अकाउंट हो, सेफ डिपॉजिट लॉकर अकाउंट हो, सेफ कस्टडी आर्टिकल हो। लेकिन इसमें कहा जाता है कि सेफ कस्टडी आर्टिकल लॉकर अकाउंट या तो सिंगल नेम में हो सकता है कोई भी, नहीं तो ज्वाइंट नेम में हो सकता है। अब जो है लॉकर जो है, लॉकर भी 2 आदमी के नाम में हो सकता है, 3 आदमी के नाम में हो सकता है, आइदर सर्वाइवर हो सकता है, नंबर 1 और सर्वाइवर हो सकता है। ज्वाइंटली जब हो जाएगा, इफ लॉकर इज ऑपरेटेड ज्वाइंटली, तो नॉमिनी 2 हो सकता है। ऐसे केस में मान लीजिए ए और बी 2 आदमी है, दोनों का एक लॉकर है और ज्वाइंटली ऑपरेट करता है। जब भी ऑपरेट करना होता है दोनों आता है, उसमें से एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, नॉमिनेशन तो है इसमें, 2 आदमी के फेवर में, सी और डी के फेवर में नॉमिनेशन है और ए जो है गुजर गया, तो क्लेम किसके फेवर में सेटल होगा? बी जो जिंदा है, साथ साथ सी और डी तीनों को मिला के क्लेम सेटल होगा। तो ये हो गया नॉमिनेशन डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। अब माइनर अकाउंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि डिपॉजिट अकाउंट अगर माइनर का है तो क्या होगा। माइनर के अकाउंट में भी गार्जियन नॉमिनेशन ऑप्ट कर सकता है। कोई भी माइनर अकाउंट हम लोग जानते हैं, गार्जियन उसको ऑपरेट करता है, तो वही गार्जियन उसको नॉमिनेट करेगा माइनर के बिहाफ में और उसके बेनिफिट में कि फना फना आदमी उसका नॉमिनी होगा। अब है कि नॉमिनी ही अगर माइनर हो, कोई आदमी अपने अकाउंट में एक माइनर नॉमिनी को नॉमिनेट कर रहा है, माइनर पर्सन को, तो उस समय उसको ये भी बताना होगा कि जब तक वो माइनॉरिटी में रहेगा, उसका गार्जियनशिप किसका रहेगा वो भी उसको उसी समय लिख देना पड़ेगा। तो ये माइनर के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग आ जाएं पेंशन अकाउंट के बारे में। पेंशन डिसबर्समेंट के लिए जो डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, उसका नॉमिनेशन जो है वो रूल अलग है, उसको बोलते हैं पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983। तो इस पेंशन रूल के तहत जो नॉमिनेशन रहेगा वो डिपॉजिट अकाउंट से पर काम नहीं करेगा। ये नहीं कि मेरा पेंशन का नॉमिनी तो वो है ही, तो हमारा डिपॉजिट अकाउंट सबका नॉमिनी भी वही हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसको अलग से नॉमिनेट करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, मान लीजिए एक कस्टमर है, आज एक एफडी करता है, उसका एक नॉमिनी देता है, फिर कल एक एफडी करता है, तो ये नॉमिनी अपने आप उस एफडी का नॉमिनी नहीं हो जाएगा। हर एक अकाउंट का अलग अलग नॉमिनी उसको देना पड़ेगा, चाहे वो नॉमिनी रिपीट करे। इसमें भी राम को बनाए, उसमें भी राम को बनाए, उसमें भी राम को बनाए, लेकिन एक डिपॉजिट अकाउंट में राम को बना देने से सारे अकाउंट में नहीं होगा। लेकिन अगर उस डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी दिया है और राम को नॉमिनी बनाया है और उस डिपॉजिट अकाउंट का रिन्यूअल होता है, तो फ्रेश नॉमिनेशन देने की जरूरत नहीं है, राम उसका नॉमिनी कंटिन्यू करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नॉमिनेशन का टाइम तो हमने पहले ऑलरेडी बता दिया है। जब तक डिपॉजिट बैंक के साथ मेंटेन्ड है तब तक वो नॉमिनेशन काम करता रहेगा। रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट हमने बता दिया। नॉमिनी कौन हो सकता है वो हमने बता दिया कि हमेशा व्यक्ति होगा, इंक्लूडिंग माइनर। इंसॉल्वेंट आदमी अगर कोई है वो भी नॉमिनी हो सकता है। ये नहीं कि आदमी तो इंसॉल्वेंट हो गया, ये नॉमिनी नहीं होगा। इंसॉल्वेंट पर्सन भी नॉमिनी हो सकता है, एनआरआई भी हो सकता है, और इंडिविजुअल के अलावा और कोई नहीं होगा, जैसे फर्म, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एटसेट्रा, ये नॉमिनी
नहीं होगा। माइनर कैसे नॉमिनी होगा वो हमने बता दिया। कैसे नॉमिनेशन फॉर्म साइन करके नॉमिनेट किया जाता है हमने बता दिया था कि डिपॉजिट के केस में D1 करने से हो जाता है। अब नॉमिनी का स्टेटस क्या होता है? नॉमिनी जो है एक्चुअली लीगल हेयर का ट्रस्टी होता है। नॉमिनेशन की व्यवस्था इसलिए नहीं की गई कि एक आदमी आएगा और पैसा लेके चला जाएगा और उसका पैसा वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। नॉमिनी का मतलब यही होता है कि हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट करने के लिए बैंक उस नॉमिनी को पैसा दे करके अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसका कहीं से मतलब नहीं है कि वो पैसा नॉमिनी का है। नॉमिनी लीगल हेयर का ट्रस्टी है और उसका कर्तव्य बनता है कि वो पैसा लीगल हेयर तक पहुंचा दे। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचता है, लोग सोचता है हम तो नॉमिनी हो गए तो ये पैसा हमारा हो गया। अगर वो सचमुच लीगल हेयर है तो उसका हो गया, अगर लीगल हेयर नहीं है तो उसका पैसा लीगल हेयर को पहुंचाना पड़ेगा। तो नॉमिनी का स्टेटस क्या है? ट्रस्टी है वो लीगल हेयर का। अब बैंक का ऑब्लिगेशन क्या है नॉमिनी को पेमेंट करने के लिए? जिस अकाउंट में जो नॉमिनी दिया हुआ है, बैंक उस अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद पैसा सिर्फ उसको और उसी को देगा। किन बातों को छोड़ के? अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया, कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया है तो नॉमिनेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। कोर्ट जो बोला है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि एक डिपॉजिटर जो है किसी को नॉमिनेट कर दिया जो उसका लीगल हेयर नहीं है, अदरवाइज कोई आदमी है, थर्ड पर्सन है, या कई बेटों में एक बेटा है। अब तो उसकी मृत्यु हो गई तो नॉमिनी तो दौरा आएगा बैंक में कि हम पैसा ले लें। अब बाकी जो लीगल हेयर है उसको इस बात का अंदेशा हो जाता है, उसको मालूम रहता है अगर ये नॉमिनी यही है, ये तो पैसा हम लोगों को नहीं देगा, झमेला करेगा, तो बैंक में आकर के वो एक लेटर देता है कि मेरे पिताजी ऐसा ऐसा नॉमिनी बना के गए थे, लेकिन कई लीगल हेयर में से हम लोग भी लीगल हेयर हैं, सो उसको पैसा नहीं दिया जाए, वो गड़बड़ी कर देगा। नाउ इट विल टेक अवे नॉमिनेशन। अब जो है ये झमेला पैदा हो गया, इसीलिए बैंक अब इसमें नहीं पड़ेगा। अब आप आपस में फैसला कीजिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आइए, उसी हिसाब से हम आपको क्लेम सेटल करेंगे, क्योंकि झमेला आप लोगों के बीच हो सकता है, झमेला का पार्टी बैंक नहीं बनेगा। अगर सब कुछ ठीक है, अगर नॉमिनी पैसा लेके चला गया है तब तक फिर बैंक का कोई दायित्व नहीं है, आप अपना समझिए, जैसे भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें आप जाइए। यह स्पष्ट हो गया? ठीक है। अब जो है कोई डिपॉजिट अकाउंट मैच्योर नहीं हुआ है, प्री मैच्योर पेमेंट भी नॉमिनी ले सकता है। ये हो गया। तो नॉमिनी को पैसा देकर के बैंक अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है, बैंक का काम खत्म हो जाता है। अब एक नॉमिनी आके कहता है कि डिपॉजिट तो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी तो कुछ दिन उसको बाकी है मैच्योर होने में, तब तक के लिए हमको थोड़ा लोन दे दीजिए, जब मैच्योर होगा तब उसको हम एडजस्ट करके जो हमारा ऊपर का पैसा है ले लेंगे। ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसको लोन दे करके बैंक अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं होता है। नॉमिनेशन का जो रूल बनाया गया है उसमें ऐसा नहीं कहा गया है, उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि उसको पैसा देने के बाद बैंक अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो लोन नहीं देना है। वेरिएशन कैंसिलेशन के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब है कि अकाउंट का टाइटल अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा। अकाउंट का टाइटल अगर चेंज हो गया तो नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। जिस टाइटल के साथ अकाउंट खुला था और नॉमिनेशन दिया गया था, उसी के टाइटल के साथ अगर अकाउंट कंटिन्यू करेगा तो नॉमिनेशन भी कंटिन्यू करेगा। अब है कि टाइटल कैसे बदल जाएगा।
आप कभी कभी देखते होंगे बैंक में ABCD पार्टनर मिलके, वो पहले ऐसे ही पार्टनर पार्टनर करता है, लेकिन रहता है इंडिविजुअल, चारों मिलके इंडिविजुअल अकाउंट खोल लेता है, अपना पैसा वैसा सब उसमें रखता है। बाद में जा करके कहता है कि जो है हमको लोन भी चाहिए और पार्टनरशिप अकाउंट हमारा बना दीजिए। तो पार्टनरशिप डीड वगैरह रजिस्टर करा कर ले आता है, बैंक कानूनी खानाखोरी करके उसको पार्टनरशिप फॉर्म जैसा बना के पार्टनरशिप फॉर्म ट्रीट करके उसको लोन भी दे देता है। तो पहले तो इंडिविजुअल था लेकिन ज्वाइंट अकाउंट था तो नॉमिनी दिया था, अब तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तो नॉमिनेशन खत्म हो गया। क्लियर? अब हम लोग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जान गए। अब डेथ के बाद प्रोसीजर क्या होता है, बैंक को क्या करना चाहिए। अगर किसी भी डिपॉजिटर का डेथ हो जाता है तो बैंक को 6 महीना के अंदर नॉमिनी आ गया, बैंक में टर्न अप हो गया, उसका इंतजार करना चाहिए। 6 महीना के अंदर अगर नॉमिनी टर्न अप नहीं होता है तो बैंक जो है उस नॉमिनी से कांटेक्ट करेगा और ये अगले 3 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। ये जो 6 महीना हमको इंतज़ार करना है, किसके केस में, डिपॉजिट अकाउंट के केस में, और 3 महीना इंतज़ार करना है किसके केस में, सेफ डिपॉजिट आर्टिकल और सेफ डिपॉजिट लॉकर के केस में। ठीक है? और सिंगल पर्सन नॉमिनी होगा और जॉइंटली ऑपरेटेड होगा तो 2 नॉमिनी भी हो सकता है, ये पहले हम बता चुके हैं। अब है कि नॉमिनी के अकाउंट पासबुक और FDR रिसीट पर लिख दिया जाए। कब? जब अगर वो चाहता है डिपॉजिटर अगर चाहता है कि हमारे नॉमिनी का नाम सेविंग्स अकाउंट पर के पासबुक पर और FD के रिसीट पर लिख दिया जाए तो उसका नाम हम लिख देंगे। एक्चुअली बैंक ने शुरू में शुरुआत किया था, जब नॉमिनेशन की व्यवस्था आई थी तो यही व्यवस्था शुरू हुई थी। बाद में हुआ कि सारे पर लिख दिया जाए, तो सारे पर लिखना शुरू कर दिया, उससे समाज में समस्या बढ़ गई। कुछ गंदे लोग भी समाज में होते हैं, अब उनको पता चल गया कि फना जो हमारा चाचा है या पिताजी है या कोई है, उसके अकाउंट का नॉमिनी तो मैं ही हूँ। और नॉमिनी का राइट तभी आता है जब डिपॉजिटर का डेथ हो जाता है, तो उसको मारने ही के चक्कर में लग जाता था। ये सब रिकॉर्डेड चीज़ नहीं है, लेकिन समाज में ऐसी घटनाएं होती है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो हुआ कि भाई नाम इस पर नहीं लिखना है, लेकिन जो इस बात में अपनी सहमति जताते हैं कि हाँ हमारे पासबुक पर नॉमिनी का नाम लिखा रहेगा या हमारे फिक्स डिपॉजिट की रिसीट पर नाम लिखा रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसका नाम लिख सकते हैं। अब है कि नॉमिनेशन फॉर्म में विटनेस, डिपॉजिटर अगर इलिटरेट है तो विटनेस की जरूरत है। डिपॉजिटर अगर इलिटरेट नहीं है तो विटनेस की कोई आवश्यकता नहीं है। कई जगह यह पाया जाता है कि डिपॉजिटर लिटरेट होते हुए भी बैंक में कहा जाता है 2 विटनेस ले आइए, ये गलत बात है। जब वो सिग्नेचर करता है तो विटनेस नहीं चाहिए, अंगूठा लगाता है तो उसको विटनेस चाहिए। ठीक हो? तो नॉमिनेशन के बारे में यही सब हम लोगों ने चर्चा की। इसमें मुख्यतः बात एक ही है कि इंडिविजुअल अकाउंट वो सिंगली हो या ज्वाइंटली हो, और नॉमिनी भी इंडिविजुअल। नॉमिनी कितना? एक नॉमिनी से ज़्यादा नहीं। लेकिन सेफ डिपॉजिट लॉकर अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, खाली ज्वाइंटली होने से नहीं, अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड है तो 2 नॉमिनी भी हो सकता है। तो ये थी नॉमिनेशन फैसिलिटी की व्यवस्था के बारे में दोस्तों। एक बार फिर आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद हमारा वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार।